सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार रऊफ़ कलासरा के मुताबिक आज भी देहात में इलेक्शन जीतने का यही फार्मूला चलता है कि एक बड़ी गाड़ी लें, इसमें 4-5 कलाशनकोफ उठाए गार्ड्स हों जो गाड़ी रुकने से पहले ही जंप लगाकर नीचे उतरें और साहब की गाड़ी का दरवाज़ा खोल दें। गाड़ी के पीछे एक और डाला हो जिसमें मज़ीद लोग होने चाहिए। इलेक्शन के दिनों में ये लतीफ़ा ज़्यादा आम होता है कि 5-10 करोड़ की लग्जरी गाड़ी से बंदा उतरकर एक झोंपड़ी के सामने खड़े गरीब बंदे के सामने हाथ बांध कर कहता है, साईं मैं तो हाडा गुलाम, और वो बेचारा गुलाम इसी खुशी से बेहाल हो जाता है कि आज भगवान इसके दरवाजे पर चल कर आया है। इस बेचारे को घर में जगह नहीं मिल रही होती कि उसे कहाँ बिठाए। वो कभी अपनी झोंपड़ी तो कभी गाड़ी, और इसके सामने हाथ जोड़े हुक्मरान को देखता है जो उसके एक वोट का मोहताज है और इसका एक वोट इसको हुक्मरान बना सकता है। वो वोट छोड़िए अपनी जान देने को तुल जाता है। इस नफ्सियात का हमारे सियासतदानों ने फ़ायदा उठाया है। एक दफ़ा एक वज़ीर से पूछा कि जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो अक्सर ये गिला सामने आता है कि वो अपने वोटर्स से कट जाते हैं, फ़ोन सुनना बंद कर देते हैं या फ़ोन नंबर ही बदल देते हैं, फिर दोबारा वोट मांगने कैसे जाते हैं। उन्होंने हैरान कौन जवाब दिया, कहने लगे, आपने ऐसे सपोर्टर्स को राज़ी करना इतना मुश्किल नहीं होता। उन सब को थोड़ी तवज्जो और अहमियत चाहिए होती है ताकि वो लोगों को बता सके कि फ़लाँ वज़ीर या एमएनएज़ इसके कितने करीब है। इन सब सपोर्टर्स की सबसे अहम डिमांड होती है कि उनके घर विज़िट करके पुलिस कार्ड के साथ खाना खाएं। यहाँ उसने इलाके के चंद मोअज़्ज़ज़ीन इकट्ठे कर रखे होते हैं, रिश्तेदार भी मौजूद होते हैं। वो बोला, इलेक्शन करीब आते ही वो इस्लामाबाद से निकलते ही किसी एक ऐसे सपोर्टर को फ़ोन कर देगा कि कल तुम्हारे घर आ रहा हूँ। जैसी मुर्गी खाए अरसा हो गया है। बस इस एक कॉल पर उसकी खुशी देखने के लायक होती है और उसे जगह नहीं मिलती जहां वो समा जाए। वो फ़ौरन लोगों को बताना शुरू कर देगा कि कल फ़लाँ वज़ीर साहब उसके घर तशरीफ़ ला रहे हैं। बस इसकी इतनी फरमाइश होती है जो हम पूरी कर दें। हाँ, कभी वो डेरे पर आ जाए किसी बंदे को लेकर तो इसे उठकर मिले, उसका नाम लेकर बुलाए, उसके लिए काफ़ी है कि देखें इतने सारे लोगों में उठकर मिला और नाम तक याद था। एक किस्म और भी सपोर्टर की होती है जिसने अपने गांव में अपनी पुरानी दुश्मनियां निभानी होती हैं। किसी से पुराना उधार चल रहा है, बिरादरियों की लड़ाई है, रिश्तेदार तक एक दूसरे से लड़े हुए हैं। वो इलेक्शन के दिनों में अपनी दुश्मनियां निकालते हैं और पोलिंग डे पर एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं कि इलेक्शन इनके नज़दीक ज़िंदगी मौत का मसला है। अगर पोलिंग हार गए तो फिर गांव में क्या मुंह दिखाएंगे कि चौधरी हार गए। यूँ इस खेल में फ़ायदा दोनों इतराफ़ के उम्मीदवारों को रहता है जिन्हें किसी से वोट नहीं मांगना पड़ता। वहाँ पहले से दड़े बने हुए हैं और एक दड़ा यकीनन आपके साथ अल्लाह वास्ते खड़ा होगा और जान लड़ा देगा। तो फिर एक और दड़ा होता है जो गांव में चुदराहट चाहता है, मुखालफिन की बहनों बेटियों के ट्रांसफ़र कराने का शौकीन होता है, या फिर इस गाँव के वो सब नौकरी पेशा लोग जिन्होंने वोट नहीं डाला होता, उन सब की फरिश्ते वो तैयार रखता है और यूँ ही इसका पसंदीदा बंदा MNA और MPA बनता है। अगले चंद दिनों बाद धड़ाधड़ तबादले शुरू हो जाते हैं। अगरचे चंद बरसों में इस रुझान में कमी आई है और तबादलों का सिस्टम बेहतर हुआ है तो इसका क्रेडिट पंजाब में तहरीक इंसाफ की उस्मान बुज़दार की सूबाई हुकूमत को तमाम दीगर खराबियों के बावजूद देना चाहिए। आप बताएं ऐसे वोटर्स और सपोर्टर्स कहाँ मिलेंगे जो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए अपनी जान देकर आपको अपने सर का ताज बनाते हैं, और अगर आप लंबे लंबे हाथ मारते हुए पकड़े जाएं तो वो पूरा साल गांव गली महल्ले से लेकर सोशल मीडिया तक जंगें लड़ते हैं और आपके मुखालफों का नाका बंद कर देते हैं और आपको मासूम साबित करते हैं, चाहे आप रंगे हाथों ही क्यों ना पकड़े जाएँ। हमारे यहाँ ये रवाज है कि लोग अपने पसंदीदा बंदे बारे कोई बात नहीं सुनना चाहते और इसका फ़ायदा उन लीडरों ने उठाया जो खुद को जवाबदाह नहीं समझते। वो खुद को हर कानून और कायदे से ऊपर समझते हैं और ये बात उनके फॉलोअर्स को बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि वो फॉलोअर्स ये ख्वाब अपने लिए देखते हैं कि उनको कोई टच ना कर सके। वो अपन ही भगवान है बनकर ज़िंदगी गुजारें धूम धड़के से, लाश पास से डॉन बनकर गाड़ियों से उतरें, साथ में मुआफ़ों की फ़ौज हो जो लोगों को धक्के देकर रास्ता बनाए और वो काले ग्लासेस लगाए चल रहे हों। ये रोब दबदबा हम सब चाहते हैं, इसलिए हमें वही बड़े लोग अच्छे लगते हैं
پاکستان اس مشکل میں پھنس گیا ہے، اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جانا چاہیے؟ جس کو ٹھہرائیں گے اس کا فین کلب آپ کو پڑ جائے گا اور اسے فرشتہ ثابت کر دے گا اور اس کے مخالفین کو سب کچھ کا ذمہ دار سمجھے گا۔ اس پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ اس 24 کروڑ کے ہجوم کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ جنہوں نے اپنی مرضی کے لٹیرے چون رکھے ہیں، صرف ان کا لٹیرا نیک اور ایماندار اور اچھا ہے، باقی سب شیطان اور ملک دشمن ہیں۔ اگرچہ انسان ایک طرح نہیں سوچتے اور انہیں سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ڈائیورسٹی ہی اس دنیا کی خوبصورتی ہے۔ اگر پوری دنیا ایک جیسا سوچنا شروع کر دے تو پھر اس زندگی اور کائنات کا کوئی تک نہیں بنتا۔ اس لیے لوگوں کا مختلف لیڈروں یا سیاسی نظریات کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ انسانی مزاج ہے کہ ہم خیال لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محفل جمانا یا اپنے نظریات کو شیئر کرنا اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی انسانی نفسیات ہے کہ ہر نظریے کے فالورز خود کو سچا اور دوسرے نظریے کے لوگوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اور یوں نظریات اور انسانی سوچ کا ٹکراؤ چلتا ہے اور انسانی ارتقاء جاری رہتا ہے۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی نظریاتی بنیادوں پر سیاست کی جاتی ہے، لیکن معظم معاشرے اپنے لیڈروں کو اندھا دھند تنقید نہیں کرتے۔ اگر ان لیڈروں بارے کوئی انکشافات سامنے آ جائے تو وہ فوری طور پر اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ پبلک لائف سے الگ ہو جائیں، عہدے چھوڑ دیں، پارٹی چھوڑ دیں، بلکہ گم ہو جائیں۔ اگر انکشافات کی نوعیت مجرمانہ ہے تو پھر پولیس اور عدالت کا سامنا کرے گا اور سزا بھگتے گا۔ وہاں جتنا بڑا لیڈر یا حکمران ہے اسے اتنی زیادہ سزا دی جاتی ہے۔ وہ معاشرے اپنے جیسے انسانوں کی پرستش سے آگے نکل گئے ہیں، ان کے نزدیک انفرادی لوگ اہم نہیں ہیں۔ ابھی ٹرمپ کو دیکھ لیں کہ وہ امریکہ کا پاپولر لیڈر ہے، لیکن عدالتیں اسے بھی سزائیں سنا رہی ہیں۔ اس کے بھی بڑی تعداد میں ہم ہی موجود ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر اسے الیکشن لڑنے دیا جائے تو وہ آرام سے دوبارہ جیت جائے گا۔